Hello and welcome to UPSC Hindi. My name is शिवांश. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. पॉलिटी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एंड दैट इज़ माय प्रॉमिस टू यू दैट कि मैं 31 अगस्त तक आपकी पूरी पॉलिटी कर दूंगा. कुछ क्लासेस थोड़ी लंबी ज़रूर दूंगा मैं, लेकिन उनको आप बस रिवाइज कर लेना, 2-3 बार देख लेना और मेरा विश्वास मानना कि जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे 99% क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिटी यू कैन ईजिली सॉल्व. पता है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो उनको. और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ वो 90% PYQs हैं और 10% कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर टॉपिक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब हर टॉपिक्स में कई कई बार पूछे जाते हैं. आज आज हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कुछ करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे कार्यपालिका से रिलेटेड और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको हम लोग करेंगे. तो आप लोग बस साथ में बने रहिए, रिवीजन करते रहिएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं PDF डेली दे देता हूँ. कल की भी PDF मैंने दे दी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे फंडामेंटल राइट्स के. पता नहीं आप लोगों ने वो फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चंस करे भी या नहीं. देखो, जिन लोगों ने करे हैं वो बहुत बढ़िया. और एक चीज़ मैं लास्ट में बस यही कहूँगा क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जो आपके सोर्स हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों के कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं कि सर सोर्स क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेकिन प्लीज यही चीज मैं कहूंगा, इस समय आप सोर्स के लिए मत भटको. जो आपके पास सोर्स है पढ़ो, ठीक है. चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. और कह रहा है कि क्वेश्चंस पढ़ो और कह रहा है कौन संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का अंग है. इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर चीजें इंग्लिश में बोल देता हूं, डोंट वरी. इतना भी कठिन नहीं है यार, कुछ चीजें समझना जरूरी रहती हैं. आप लोग ऐसा कहते हो कि इंग्लिश में प्लीज थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे इनकी इंग्लिश करवाने बैठ जाऊंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा फिर क्लासेस आने में. इस वजह से अभी जैसे हो रहा है प्लीज थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करिए, थोड़ा सा आप अपने एंड पे थोड़ा सा एफर्ट लगाओ यार. प्लीज इतना तो कर सकते हो यार, है ना. बाकी मैं इंग्लिश PDF प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी आपको मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है. बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने वाला हूँ. एग्जीक्यूटिव के बारे में सवाल है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं. प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है. बताओ इनमें से कौन कार्यपालिका का अंग माना जाता है. आपको पता है जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो किस पार्ट में है, संविधान के कौन से भाग में है, पता है. संविधान के भाग 5 में है, पता है ना आपको. और जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल कौन कौन से हैं, 52 से 78 के बीच आर्टिकल्स हैं, है ना. ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल्स ही हैं, राइट. आपको पता होगा आई थिंक, है ना. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ इनमें से कौन कौन से संघ की कार्यपालिका के अंग हैं. तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, साइड में मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. आप ध्यान रखना, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है. प्रेसिडेंट पार्ट होता है उसका, प्राइम मिनिस्टर भी उसका पार्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी संघ की कार्यपालिका का पार्ट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी पार्ट होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है. क्लियर. यानी हमारा ये आंसर भी करेक्ट है. फिर अगर देखा जाए पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है. भारत का महान्यायवादी भी होता है. क्लियर. यानी हमारा D ऑप्शन इज करेक्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़िए. संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को किन कर्तव्यों का पालन करना होता है. यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए. चलो बताओ, ठीक है. ये क्वेश्चंस करो, इंपॉर्टेंट सवाल है. पहली चीज तो ये भी ध्यान रखना अपने आप में. चलो बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. लेकिन पहले आप अपने अकॉर्डिंग सवाल पढ़ लो. कह रहा है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित हों. तो एक एक करके पहले क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन तो एक्सप्लेन हो गया. अब मैं एक बार इसको बता देता हूं कहना क्या चाह रहा है. ये सवाल बहुत आसानी से आप समझना, इजी है, ध्यान से देखना. जब भी हम बात करते हैं केंद्र सरकार के बारे में तो आपको एक आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 355. क्लियर.
इसके इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास कितने कर्तव्य हैं, 2 कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक, अब वो 2 कर्तव्य हैं कौन कौन से, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनना, कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करता है, रक्षा करता है। यानी कोई भी फॉरेन अटैक हो रहा है, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर अटैक करता है, या इंटरनल कोई मैटर है, राज्यों के बीच आपस में कोई मैटर हो गया है, तो उनकी भी रक्षा करना। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर, आर्टिकल आपको पता लग गया कौन सा है ना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित हो। ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। क्लियर, क्लियर हो गया। आर्टिकल 355 भी आपको पता लग गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी तो नहीं था, मुझे पता है शायद ना पढ़ा हो आर्टिकल 355, लेकिन क्वेश्चंस अगर पढ़ के भी हम सॉल्व करते तो शायद केंद्र सरकार के आसानी से कर सकते थे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसमें से कौन सा करेक्ट है? पहली बात तो पता है आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 56 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, यानी कि अपने पद ग्रहण की तारीख से, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट देख लो किस तरीके से पूछा है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। ठीक है, यानी कि यहां से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है आपको, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट हुआ? ऑब्वियस सी बात है, सी इज करेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि अपने पद ग्रहण की तारीख से। और आर्टिकल 56 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कौन सा भाग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ध्यान से सवाल पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो एक निर्वाचक मंडल होता है उसका कौन पार्ट है, लेकिन महाभियोग का पार्ट नहीं है। मतलब जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव, यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है, सवाल को ध्यान से पढ़ना, कई बार यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कह रहा है महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका पार्ट कौन नहीं है। समझ आया? कौन नहीं है, समझ आया? अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सवाल, फिर उसके बाद आंसर बताते हैं हम आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपको पता है आर्टिकल 54 के बारे में? आर्टिकल 54 क्या कहता है पता है? ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ध्यान से सुनना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं, मतलब लोकसभा, ध्यान से सुनना, लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं इनके सदस्य, तथा इनके साथ साथ, ध्यान से सुनना, इनके साथ साथ एक्स्ट्रा कौन होता है? इनके साथ साथ होते हैं संघ, संघ राज्य क्षेत्रों, दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं,
इनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। समझ ले, आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आ गए, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य ये आ गए। साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के आ गए, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के, राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो आ गए। साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी आते हैं। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर। लेकिन कौन सा महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं है? महाभियोग की जो प्रक्रिया होती उसमें कौन शामिल नहीं होता है? चलो बताओ, आपको पता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो आप ध्यान रखना आर्टिकल 61, बस इतना ध्यान रखना। महाभियोग की प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी आप ऐसा समझ लो, संसद के सदस्य भाग लेते हैं, और अगर लिखना चाहो तो ये वर्ड ध्यान रखना, जो मनोनीत सदस्य होते हैं। क्लियर? यानी लोकसभा और राज्यसभा के। तो इसमें से कौन नहीं आएगा ये बताओ। अब आंसर बता सकते हो कि कौन पार्ट नहीं है, महाभियोग अधिकरण का कौन भाग नहीं है? चलो बताओ। अब देखो, क्वेश्चन था कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है, तो ए है, बी है और डी है। निर्वाचक मंडल का ये भाग तो है, लेकिन इसमें से डी ऑप्शन जो है वो महाभियोग का भाग नहीं है। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। चलो, किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? देखो, ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, फिर से ये सवाल आया है। चलो बताओ। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो, कोई भी, उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसे है कि वो ये घोषित करे कि ये जो एरिया है ये अनुसूचित क्षेत्र हो गया है? चलो बताओ, बताएंगे? देखो मैं बता देता हूं, जिनका करेक्ट है, जिन्होंने सही कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सही किया आसानी से इसको नोट्स में ऐड कर लेना, बस सिंपल, परेशान होने की बात नहीं है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 10, पार्ट 10 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244। ये क्या कहता है? अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लो, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है आर्टिकल। ठीक है, यानी कुल मिला के इतना कह सकते हो कि अनुच्छेद 244 यानी आर्टिकल 244 के अंडर में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में रूल्स बनाए गए हैं, उपबंध बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं। अब लेकिन इसके अंतर्गत कौन से स्टेट्स आते हैं? तो आप देखोगे असम आता है। कई बहुत बार ये सवाल पूछे गए, बहुत बार, ये आप ऐसा समझ लो पीवाईक्यू ही मैं करा रहा हूं। त्रिपुरा आता है। आप 1000 बार ये पीवाईक्यू लगा लो वो सही नहीं, लेकिन एक बार इसको लगा के 3-4 बार रिवाइज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। मेघालय आ गया, मिजोरम आता है, और इसके अलावा किसी अन्य राज्य क्षेत्र को जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाए वो आता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? ये क्षेत्र तो आते ही हैं, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके अलावा वो राज्य क्षेत्र भी आ जाएगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। यानी ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको है? ये राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आओ। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अब आगे के स्टेटमेंट में सवाल है, चलो करो, जैसे कर सकते हो करने का प्रयास करो। कह रहा है परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ध्यान से सुनो, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इजली है। जब हम किसकी बात करते हैं, यहीं पे देख लो, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की, क्या कहता है? इसके अनुसार वो व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब इसके ये क्या कहता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, या फिर जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यह आर्टिकल 59 में लिखा गया है। क्लियर है? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चल, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण अभी तक कौन सा है? तो ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी। क्यों? 1977 में इन्हें निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, अगर ये वर्ड लिख के आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्हें निर्विरोध चुना गया। क्लियर है? आज जुकाम हो गया, सॉरी फॉर दैट, कि आपको शायद मेरी आवाज सही ना लग रही हो आज, लेकिन चलो चलो। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये बताओ, विधायी अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है या वैयक्तिक अधिकार है? ऑर्डिनेंस, यहां पे बात किसकी की जा रही है? ऑर्डिनेंस की बात की जा रही। कह रहा है ऑर्डिनेंस, जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस जारी करता है, ये उसका कौन सा राइट है? लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है या प्रशासनिक है या वैयक्तिक है? किस तरीके की न्याय की बात की जा रही है? एग्जीक्यूटिव वाला है? चलो बताओ। अच्छा, पहले मैं बताता हूं आर्टिकल कौन सा है, कोई बताएगा? आर्टिकल 1, 2, 3। क्लियर है? यानी आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर? यानी जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो। ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लो। मैं तो यही कहूंगा, ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 1, 2, 3 क्या कहता है? ध्यान से सुनना, यहां मैं नोट करे दे रहा हूं, डोंट वरी, जितना हो पाएगा मैं समझाते चल रहा हूं आपको। जब संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, या एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है, सरकार के समक्ष या फिर ये क्या कहता है? सरकार के समक्ष आकस्मिक या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, विद्यमान हो। भाषा बेटा एग्जाम में यही लिख के आएगी, कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, है ना। कई बार आप लोग कंफ्यूजन में इसलिए चले जाओगे कि क्या लैंग्वेज लिख के आ रही है, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। लैंग्वेज इसी तरीके की एकदम शुद्ध भाषा लिख के आती है। यानी सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो जाए, यानी आकस्मिक परिस्थिति मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो अचानक हो, जिसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ जाए, या
एक और स्टेटमेंट है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि, विधि मतलब लॉ, विधि निर्माण की आवश्यकता आ गई है, यदा यदा ही धर्मस्य, क्लियर, तब मुझे ऑर्डिनेंस की पावर का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो पावर है ऑर्डिनेंस की, ये कैसी पावर है, ये कौन सा राइट है इसका, ये विधायी है कि न्यायिक है कि प्रशासनिक है या वैयक्तिक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या मैं कह रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जिस न्याय की बात की जा रही वो विधायी है, क्लियर, कैसा है ये, विधायी न्याय है, क्लियर, यानी इसका एक लॉ बना हुआ है, उसके अंतर्गत ये पावर है उसके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ो, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, सवाल है बहुत मस्त सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। हमें सही कथन बताना है, हमें सही कथन बताना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। इसमें कौन सा कथन सही है, चलो बताओ, कौन सा कथन सही पूछा है यहां पे, सवाल पढ़ें, चलो। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है ना। तो अब ये आप मुझको बताओ कि किसको सौंप सकता है। पहले तो आपको पता है आर्टिकल 56 के बारे में या नहीं, आप मुझे ये बताओ, आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया अपना। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य। कह रहा है महाभियोग चलाने के लिए संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा, कई बार सबने पढ़ रखी होती, बस चीजें रिवाइज नहीं होती, इसलिए मैं रिवीजन, इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, इसमें एक शर्त होती है कि ऐसा करने से 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है, ठीक है, राष्ट्रपति को। किसको? 14 दिन पहले नोटिस दो, किसको दो? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको आई थिंक नहीं होनी चाहिए ना। 14 दिन पहले मतलब 14 दिन पहले नोटिस देना है और राष्ट्रपति को देना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जस्ट इसके पहले अभी हम लोग सवाल करके आए हैं, है ना, ऊपर हम लोगों ने सवाल क्या किया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन थे। देखो यहाँ पे, ये देखो, यानी राज्यों की, देखो ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, या ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। क्लियर? ओ सॉरी मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो चलो बताओ, महाभियोग की प्रक्रिया में इसमें ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, 1/3 नहीं होते, पता, 1/4 होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी क्यों रॉन्ग हुआ पता लग गया आपको, यानी 1/3 सदस्य नहीं बल्कि 1/4 सदस्य। चलो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। सभी सदस्य नहीं, जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य आते हैं वो इसमें भाग
नहीं लेते। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लियर? चलें आगे 10th क्वेश्चन पे। चलो मैं कह रहा हूं इसके बाद राष्ट्र अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, डोंट वरी। आज भी क्लास है, कल भी क्लास लेंगे, डेली क्लास नहीं रुकने वाली है। मेरी तबीयत चाहे खराब रहे चाहे सही, क्लास नहीं रुकने देंगे। पिछली बार क्लासेस रुकी हैं कई बार, मुझे खुद नहीं अच्छा लगा कई कारणों से। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी जैसे चल रहा है क्वेश्चन पढ़ते रहिए। आप लोग क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति विधान संबंधी होती है। विधान संबंधी, देखो मैंने आपको भी बताया है कि अनुसूचित क्षेत्र हो या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों पर प्रशासकीय शक्ति धारण करता है। ये कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। शायद मैंने इसके बारे में ये विधान संबंधी वाला पॉइंट नहीं बोला था पिछली बार, लेकिन क्वेश्चंस में आ गया तो करेक्ट होना चाहिए। मतलब ध्यान रखना है आपको कि इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूं। जब भी हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं, है ना, शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया की जब हम बात करते हैं, तो ट्राइबल एरियाज की जब भी हम बात करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है, उनके जब प्रशासन की बात आती है ना, ठीक है, उनके जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब भी हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, राष्ट्रपति की जो पावर है उसका जो नेचर है, वो नेचर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है। ठीक है, कैसा नेचर है, प्रशासकीय नेचर है। क्लियर? कैसी प्रकृति है, प्रशासकीय प्रकृति वो धारण करता है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र को क्यों ना प्रशासन में ले, किसी भी क्षेत्र के बारे में, यानी वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, लेकिन उसकी जो पावर है वो कैसी पावर है, प्रशासकीय पावर है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी विधान संबंधी नहीं है। क्लियर हो गया? आप भारत के नाम मात्र के मुखिया होने के नाते, देख रहे हो स्टेटमेंट, देखो, राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषदों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रकारों का निर्वाह कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझ लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट इज कि जब भी किसी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना होता है, यानी मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, अब समझ गए ना, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का वो गठन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। हेलो, कौन, राष्ट्रपति, जिसे केंद्र राज्य व विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके। क्लियर है? जब भी हम इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर जो अदर स्टेट्स के आपस में, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनके बीच कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव डिस्कशन हो सके, उनको प्रमोट करता है वो। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर? तो यहां की केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। चलो, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में सवाल है। चलो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों से, देखो सवाल पढ़ना जरूरी है, मैं बोल रहा हूं सुन रहे हो, ठीक है, खुद भी पॉज करके भी पढ़ सकते हो सवाल, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के अयोग्यता संबंधी मुद्दे पर, यानी संसद का जो सदस्य है उसको अयोग्य ठहराना है, ऐसा समझ लो कोई मुद्दा है, अयोग्यता संबंधी मुद्दों पर निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है। देखो, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधी निर्णय लेता है। क्लियर? क्लियर? चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पे। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब संसद सत्र में ना हो वो एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, परंतु वह उस अध्यादेश को कभी वापस नहीं ले सकता। बताओ भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। आप पहली वाली लाइन में उसने पता क्या किया, पहली वाली लाइन में उसने आपका विश्वास जीता कि हाँ राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी कर सकता, हाँ स्टेटमेंट सही सही सही, आगे नहीं पढ़ा आपने कि वो अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकता। नहीं, ये चीज ध्यान रखना है, जब संसद सत्र में नहीं होता है तो अध्यादेश तो जारी कर सकता है, इन अध्यादेशों को संसद द्वारा, मतलब संसद का कोई अगला सत्र आरंभ होने से
6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति देनी चाहिए। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? यानी ऐसे समझो, यानी कोई ऑर्डिनेंस आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कब आया? जब संसद में सत्र नहीं चल रहा था, लेकिन फिर संसद का सत्र शुरू हो गया, संसद सत्र शुरू हो गया। आप समझो, कोई ऑर्डिनेंस आया, फिर संसद का सत्र शुरू हो गया, लेकिन इस सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इस ऑर्डिनेंस को स्वीकृति मिलनी चाहिए। स्वीकृति मतलब इस ऑर्डिनेंस को यह मिलना चाहिए कि हाँ ये सही है, संसद में इसे प्रॉपर वोटिंग के तहत इसे बताना होगा। क्लियर है? स्वीकृति देनी जानी चाहिए। क्लियर? और ये जो अगला स्टेटमेंट लिखा है ना कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर? यदि किसी विधेयक में सरकार द्वारा निधि उधार लेने संबंधी उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकता। मतलब यानी कोई भी निधि उधार लेनी है, यानी आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1110, ये वाला, ठीक है। यानी मनी बिल से रिलेटेड अगर कोई भी, ध्यान से सुनना, मनी बिल से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल, जो ये आर्टिकल है, इसके अंतर्गत कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसे धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पास वापस नहीं लौटा सकता। क्लियर है? यानी अगर हम गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की निधि उधार लेते हैं तो पहली चीज तो वो आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा वो, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले ही आप राष्ट्रपति से अनुमति लोगे तभी वो लोकसभा में जाएगा। उसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति संसद को वापस लौटा दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? तो यानी कि हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए यहाँ पे? पहला और तीसरा। मैं हर सवाल पे ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूं ताकि चीजें क्लियर रहती चले, कंफ्यूजन ना हो। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? भाई साहब गलत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं इसके मामले, यानी हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। तो भाई साहब ऐसा थोड़ी नहीं है, कोई निर्वाचक मंडल है और राष्ट्रपति का चुनाव करना है और सभी लोग उपस्थित ना हुए तो ऐसा थोड़ी नहीं राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा। तुम नहीं है, तुम्हारा वोट नहीं गिना जाएगा, तुम्हारा वोट ही नहीं होगा, बस खत्म। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल मस्ती से पढ़ो। कह रहा है यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। भाई साहब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, मैं बता चुका हूं आपको क्यों। देखो ध्यान से, मैंने कहा था आर्टिकल 59 क्या कहता है कि किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। 6 महीने वाला काम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति को संसद जो विशेष अधिकार जैसे भत्ते हो गए है ना, जो प्रीव्यू पर्क्स जिनको बोलते हैं, संसद ही निर्धारित करती है। ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट।
यानी राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, जो उनके भत्ते हैं, जब भी उनका पीरियड चल रहा होगा, उनका टेन्योर जब भी चल रहा होगा, उस बीच में वो कम नहीं किया जाएगा। यानी कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? केवल दूसरा और तीसरा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। ये चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक, ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बता चुके हैं, अब तो कंफ्यूजन नहीं रखना है यार, अब तो कोई कंफ्यूजन मत रखो इसके लिए। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य आएंगे, फिर से देखो मैं आपको बता, इसीलिए मैंने कहा ये नहीं आएंगे, लेकिन कह दो ये आएंगे कि नहीं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य ये नहीं आएंगे, ये आएंगे, इन्हें आप नहीं रोक सकते। क्लियर है? यानी दिल्ली और पौंडुचेरी वाला पॉइंट आपको ध्यान है ना? ये देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ो। संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। तो भाई साहब मैंने बोला था दिल्ली एंड पुडुचेरी भी तो था, पुडुचेरी भी तो था, तो फिर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हमारा, ना तो एक सही है ना तो दो। चलो चलो फिर से करो। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, अध्यादेश वाला क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस का सवाल है, फिर से ऑर्डिनेंस पे सवाल है फिर से। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अब ये स्टेटमेंट बताओ सही है या गलत? ये वाकई में बढ़िया स्टेटमेंट है, कंफ्यूज करने वाला है। चलो बताओ, पहली बात तो अच्छा बताओ आर्टिकल कौन सा है, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है? 1 2 3। मैं इधर लिख दे रहा हूं ऑर्डिनेंस का आर्टिकल। एक बार बता चुके हैं, फिर भी ये मेरी आदत है थोड़ा सा, क्योंकि कई बार एक बार में लोग समझते नहीं। आर्टिकल 1 2 3 है ना, कौन सा, किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, राइट। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, कहा था ना मैंने, आपको बताया था, राष्ट्रपति को लगा कि नहीं हमें लॉ तुरंत के तुरंत चाहिए, तो सरकार के समक्ष कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, आकस्मिक परिस्थिति आ गई, तो उस समय अध्यादेश जारी हो सकता है। संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो तब भी जारी हो सकता है। क्लियर है? तो यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। क्यों? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए आकस्मिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी होता है, संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। हाँ, ये स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया था, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। लोकसभा के सभी सदस्य, कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन कौन है? लोकसभा के सभी सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य आएंगे, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य आएंगे। अब बताओ क्या राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य आएंगे या नहीं? चलो कमेंट करके बताओ। आपको कमेंट में लिखना है कि राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आते भी हैं या नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं या नहीं? चलो बताओ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका आंसर पता कौन सा है? डी। आपकी जमीन खिसक गई होगी आपके पैरों के नीचे से। ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, सभी सभी सभी, ये इसने रॉन्ग कर दिया है इन्हें। अब समझ आया क्यों? आप समझ आया बच्चा जी? आप समझ आया बच्चा जी? आप समझ आया बच्चा जी? नहीं, नहीं आया। अरे भाई साहब, किन सदस्यों की बात की जाती है? निर्वाचित सदस्यों की। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। समझ आया? आर्टिकल भी बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 54 ये भी मैंने बता रखा है, फिर भी क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। समझ आया? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य आते हैं, ध्यान रखना। राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, सॉरी,
क्लियर? क्लियर है? जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन यहाँ के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके बैठूंगा, दिखाऊंगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? जब हम मनोनीत, देखो संसद विधानसभाओं के सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो सदस्यों में मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं, और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्लियर? जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें ये मनोनीत सदस्य नहीं आते। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। कह रहा है राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति जन्य विवेक अधिकार हैं। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो सवाल तो बढ़िया, सिंपल सवाल है। सवाल की लैंग्वेज सिंपल है, ये कह रही है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का यूज कब कर सकता है, बस सिंपल। चलो बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में कार्यों का निर्वहन करते समय, बताओ, कार्यों का निर्वहन करते समय, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि राष्ट्रपति की कार्यकारी जो शक्तियां हैं, जो प्रशासकीय शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति हो तथा जो भी कार्य है। देखो, प्रशासक केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित करे। ठीक है, एक चीज समझना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, लैंग्वेज जो है वो समझना आप। कह रहा है जो राष्ट्रपति की, इधर मैं लिख देता हूं, जो कार्यकारी शक्ति है और कार्य, हम जिसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति और कार्य, इन दोनों के अंतर्गत पता क्या आता है? इन दोनों के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित करे। किनको? केंद्र शासित प्रदेशों। क्लियर है? और ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखनी। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? क्लियर? मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार हेतु लौटाने में वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान संबंधी जानकारी भी ले सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। क्लियर? यानी ये दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। चलो, कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का एक सवाल और है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में, एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है। मतलब सवाल क्या कह रहा है? और एक तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल आप नहीं भूलोगे ना, आप 1, 2, 3 है ना। कह रहा है एक बार जारी किए जाने के बाद, अध्यादेश एक बार जारी हो गया, केवल संसद द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जाएगा? नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेंस के बारे में कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जब भी वो प्रस्ताव पारित कर देगी ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे प्रेसिडेंट भी तो वापस ले सकता है, उसे प्रेसिडेंट भी तो वापस ले सकता है। और 6 वीक वाला ये पॉइंट कि 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा, जैसे ही सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह बाद तक ही ऑर्डिनेंस प्रभावी रहता है केवल, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया हमारा, आप समझ आया? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सत्रों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। तो यार ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, बताओ। सॉरी, स्टेटमेंट लिखा है राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश
तब भी जारी किया जा सकता है जब एक सत्र चल रहा हो। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, यानी एक सत्र अगर चल रहा होगा तब भी ऑर्डिनेंस आ सकता है। क्लियर। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखना। देखो, अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है, यानी कोई भी ऐसा अधिनियम है जो संसद ने बनाया है, पार्लियामेंट ने कोई अधिनियम लेके आया, कोई एक्ट अगर पार्लियामेंट लेके आई है तो ऑर्डिनेंस के तहत हम उस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसको निरसित कर सकते, खत्म कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो आप, ये चीज ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी दूसरा और तीसरा करेक्ट, सी ऑप्शन इज राइट। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, ये जो मैंने आपसे प्रॉमिस करी है, आपका थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल रहा है अभी, मैं जिस तरीके से कंटेंट पे काम कर रहा हूँ आपके लिए, इस वजह से मुझे अभी प्रॉपर उस तरीके से समय नहीं मिल रहा। अदरवाइज डोंट वरी, मैं जितना आपसे कह रहा हूँ कि मैं 31 से पहले आपकी पूरी पॉलिटी खत्म करूंगा, भले मुझे 5 घंटे की क्लास लेनी पड़े। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। और जिस तरीके से पॉलिटी के सारे सवाल होंगे ना, चाहे वो PYQ हो चाहे जो भी, मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो कई कई बार पूछे गए हैं, जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करा सकता हूं, पता है, बहुत सारे सवाल, हजारों सवाल है मेरे पास, बहुत सारे सवाल है। बट आपसे मैं इतना कहता हूं कि आप जब तैयारी करने बैठो ना, आपको लगे कि हाँ पढ़ रहे हो, प्लीज पढ़ाई पे फोकस करना, मत इधर उधर भटको। केवल 45 दिन बचे। आप सोचो, जब स्कूल के टाइम पे पढ़ाई आप लोग करते थे तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे। स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करते समय आप लोगों के पास केवल और केवल पढ़ाई रहती थी, खेलना कूदना मस्ती बस। अब इस समय आपको फोन भी चलाना है, आपको रील्स भी देखनी है, आपको इधर भी घूमना है उधर भी घूमना है, एक बुक सर्च करनी है, दूसरा वीडियो देखना है, इसकी स्ट्रेटजी वीडियो देखनी है, इसका कोई और वीडियो देखना है, ये नया सोर्स आ गया है, इन सर ने ये किताब बोल दी है, ये किताब भी पढ़नी। एक किताब पढ़ी नहीं जा रही, 50 किताबें पढ़ने बैठ जाते हो आप लोग। अरे भाई साहब मत करो ऐसा। चलो 19 नंबर सवाल पे आओ। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल करेक्ट, बताने की जरूरत ही नहीं है ना, बताने की जरूरत है नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका के अंग के रूप में नहीं माना जाता, कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता। हाँ, ये भी सही है। आपको पता है, जब भी अमेरिका राष्ट्रपति विधायिका का एक अंग नहीं माना जाता, विधायिका को वहां पे कांग्रेस बोला जाता है ना। उसमें अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, वहां पे पता, वहां पे 2 हाउसेज होते हैं। एक अपर हाउस जिसे सीनेट बोलते हैं, सीनेट की मीनिंग शायद यही है, देख लेना, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट। अपर हाउस बोलते हैं उसे, वहां पे क्या बोलते हैं, अपर हाउस होता है। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर में आते हैं, इसके अंडर में। ठीक है, विधायिका के अंडर में आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका अंग नहीं माना जाता, पता है आपको। इसलिए कौन से स्टेटमेंट सही है हमारे, पता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, पहला और दूसरा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ये स्टेटमेंट बताओ करेक्ट है या नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 310 जो रक्षा सेवाओं के सदस्य हैं और सिविल सेवा के जो सदस्य हैं, जो सैन्य पदों को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी आप ऐसा बोल सकते हो, रक्षा सेवाओं के सदस्य, सिविल सर्वेंट्स जो हैं हमारे, सिविल संघ की जो सिविल सेवा है, उनकी जब बात आती है तो ये दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये कथन सही है हमारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। तो आपको पता है आर्टिकल 312 क्या कहता है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, समझ रहे हो, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि देश के हित में यह करना जरूरी है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसे में मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे, जब आर्टिकल 312 की बात हो रही है तो इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं। जो संकल्प आता है ना, जो संकल्प आएगा राज्यसभा में, एक चीज ध्यान रखना, जितने सदस्य हैं, यानी जितने सदस्य का मतलब उपस्थित, सॉरी, है ना, जितने का तो मतलब सारे मान लोगे आप लोग, उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वाले, मतदान करने वाले सदस्यों, उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा यह संकल्प पारित होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? क्लियर? ये स्टेटमेंट सही है हमारा, दिस स्टेटमेंट इज राइट, डोंट वरी, ये स्टेटमेंट सही है। नई अखिल भारतीय सेवाएं हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जब ऐसा संकल्प पारित करे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब, यानी जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य हित में, राष्ट्र हित में ऐसा करना जरूरी है। क्लियर? चलें आगे, चलो बिल्कुल चलिए सर आगे। आप, मैं तो कह रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? बताने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा। और आर्टिकल 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाओं या विवादों की जांच का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम है, पता? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, इसके अनुसार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। समझ आया? यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, चलो चलो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया हमारा। 22 नंबर सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है। ये बाकी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें 40-50 सवाल हैं आज की पीडीएफ में, जितने हो पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है हमको। तो समझो, जब भी एक्सप्लेनेशन आएगा सवालों की संख्या कम हो जाएगी। क्लियर? इसीलिए मैं कहता हूं एक्सप्लेनेशन पे जब आप देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेनेशन इज नॉट माई प्रॉब्लम, एक्सप्लेनेशन इज योर प्रॉब्लम। क्यों मैं ऐसा क्यों कहता हूं पता? मुझे प्रॉब्लम नहीं है एक्सप्लेनेशन करने में, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ के आता हूं और मुझे पता है कब किसका कितना एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, मैं करता चलता हूं। और जहां गलत होता है, मेरे बगल में नोट्स रखे हैं, मैं देख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। जहां मुझे लगता है कि यार मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं देख के बता देता हूं। देखो, ये कोई गलत बात भी नहीं है ना। नहीं मैं एआई हूं कि मुझे सारी चीजें पता है, ना ही मैं रोबोट हूं जो मेरे अंदर सब कुछ फिट है। मुझे जितना आता है मैं उतना बताते चल रहा हूं, जहां कंफ्यूज होता हूं मैं देख लेता हूं। यानी आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सही मिले। और ये जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपकी पूरी पॉलिटी कवर करूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस, और मैं करूंगा, मैं 100% करूंगा। सारे सब्जेक्ट करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे मैं करूंगा। एग्जाम से पहले कवर हो जाएंगे सारे पीवाईक्यूज और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज तो ज्यादातर सारे कर देंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। क्लियर? लेकिन व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैं एक्सप्लेनेशन में आऊंगा, आपके क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है? तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है? चलो, बाकी मैं प्रयास कुछ नए प्लान पे कर रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और टाइम भी कम लगेगा, कुछ ऐसा कि आपके सामने एक्सप्लेनेशन लिखा रहे ऑलरेडी। चलो, राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां के संदर्भ में सवाल है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। जो सवाल नहीं हो पाएंगे आज, कल करेंगे उन्हें, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है? तो सवाल क्या कह रहा है, कौन से सही पूछा है, ध्यान रखना। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। देखो, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, ठीक है, यानी वो संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर
एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हम जब भी किसकी बात करते हैं, धन विधेयक की, और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। अब देखो ध्यान से, अब समझना, संसद का कोई भी विधेयक पारित हो, यानी संसद किसी भी विधेयक को पारित करे, राष्ट्रपति के पास यह वीटो शक्ति होती है कि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वो स्वीकृति देने में, अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक पर, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर। क्लियर? किसको? धन विधेयक को, मनी बिल को छोड़कर। यानी मनी बिल को वो बहुत लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता। और क्या और किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है? जी हां, किसी भी विधेयक को अपने पास बिना किसी समय सीमा के अपने पास रख सकता है। जब भी हम विधेयक की बात करेंगे, जब भी हम विधेयक की बात करेंगे तो एक वर्ड ध्यान रखना है, बिना समय सीमा के, बिना समय सीमा के। क्लियर है? हम बिना समय सीमा के राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, जब भी धन विधेयक की बात आएगी, राष्ट्रपति के हाथ पैर कांपेंगे, कहेगा कि नहीं, इसे हमें बहुत लंबे समय तक अपने पास नहीं रखना है। क्लियर? राष्ट्रपति जी को ये टेंशन हो जाएगी कि नहीं, नहीं रख सकते, ज्यादा दिन रख लोगे तो मंत्री परिषद जो है ना, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या ये जिन्होंने आपको बिठाया है, ये कहीं ना कहीं आप पे प्रॉब्लम कर देंगे। भाई सर रूल है, इसको जल्दी बताओ, है ना? क्लियर? तो अब आपको समझ आया कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब ध्यान रखो, जब भी हम, तो ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है, विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। अब पहले स्टेटमेंट पे आओ, जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके तहत राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी बना दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? यानी इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी दूसरा और तीसरा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, चलो मस्ती के साथ सवाल करते चलो, और जितने हो पा रहे हैं मस्ती से करते हैं। चलो पढ़ो। वाह, क्या सवाल है। राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक अधिकार है। पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं पूछा है। ध्यान रखना, कौन सा सही नहीं पूछा है। तो भाई साहब, राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार है। भाई साहब, परिस्थिति जनित विवेकाधिकार हैं, यही गलत है। सॉरी यार, फीवर नहीं होता, जुकाम ना होता तो थोड़ा और लंबी क्लास लेता मैं। लिटरली रियली आई एम रियली सॉरी। अब कोई कमेंट मत करना कि यार सर क्या कर रहे हो, ठीक है? चलो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जनित विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार है। यानी परिस्थिति जनित विवेकाधिकार है, संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। क्लियर? राष्ट्रपति के पास कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी हम बात करते हैं ना, संवैधानिक विवेकाधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर नहीं है, परिस्थिति जनित है। क्लियर? यही सही नहीं है। संसद का सत्र ना चल रहे होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूत व, बताओ, ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा, है ना? राष्ट्रदूत या उच्चायुक्तों को भेजता है। वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वो थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। क्लियर? चलें आगे, चलो।
राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। भाई साहब, ये सही है, कथन तो हमारा सही है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है, मतलब बताओ, ये भी सही है। भाई साहब, ये गलत है। संसद की सदस्य की योग्यता से कोई मतलब ही नहीं। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, फिर भी वह संसद का सदस्य नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर, यानी हमारा सी ऑप्शन सही। आर मतलब जो बी आर है रीजन, ये गलत है। ठीक है, चलें आगे। चलो, राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी कर सकता है, न्यायालय में इसका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ ना, इसने क्या कहा कि आप ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस का पुनरावलोकन कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर? मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। इसे संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अध्यादेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं तो एक सही है, ना तो दो सही। पुनरावलोकन कर सकता है, ध्यान रखना, और भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आज मैंने सोचा था 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे, लेकिन इतनी छींकें आ रही हैं, मुझे वीडियो पॉज करके भी छींकना पड़ रहा है। जब नहीं रुकती तो क्लास में ही आ जाती, इसलिए कोई कमेंट ऐसा मत करना कि छींक रहे हो। कर भी दोगे तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लोग मैसेज में मुझे बोल देते हैं कि सर आप तो बहुत लंबी क्लास लेते हो, बातें इधर उधर की करते हो। देख लेना, मैं जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन कुछ नाम लेके आऊँगा आपके सामने, किस इन्हीं क्लासेस से या यूपीएससी हिंदी की गाइडेंस से इन लोगों ने प्रीलिम्स केवल 40 दिनों में पास किया। देखते जाओ केवल आप लोग, डोंट वरी, मस्त रहना अपने आप में। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं जब भी वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। बहुत सही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहना। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम निकलेगा ना, आपकी आंखों में वो खुशी होगी ना, ध्यान रखना, वो खुशी होगी जो आपके माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उसको देख के आंखों में जो आपकी खुशी आएगी, उस खुशी का दुनिया में मोल ही नहीं है। यानी जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जब खुशी होगी, उस खुशी को देखने के बाद जो आपके चेहरे पे खुशी होगी, उस खुशी का कोई मोल है ही नहीं। पता है आपको, उस खुशी का कोई मोल नहीं है, उस खुशी का कोई मोल है ही नहीं। ये चीज आप ध्यान रखना, लिटरली मैं बता रहा हूं। और ये अच्छा, मैं हालांकि ये बार बार सारी चीजें कहता नहीं हूं, लेकिन बस इतना मैं जरूर कहूंगा, मस्त एकदम मस्ती से मेहनत करो। बहुत लग के मेहनत करनी है भाई। केवल 40 से 45 दिन बचे, जी तोड़ मेहनत कर दो इन 40 से 45 दिनों में। ऐसा समझ लो कुछ नहीं है, बस इन 40-45 दिन आपके 40 से 50 साल सुधार के रख देंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। और ये मैं सच्ची कह रहा हूं, आप एक बार लग के तो देखो यार, एक बार प्लीज, एक बार लग के देखो। सब कुछ कर लिया ना यार, सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ घूम लिया, फिर लिया, इधर उधर सारी यूट्यूब संस्थाएं ढूंढ ली आपने, हजारों वीडियोस देख ली, हजारों कॉमेडी वीडियोस देख ली, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, जो आपने करना था खा लिया, घूम घूम के पिज्जा खा लिया, मॉलों में घूमा है, दुनिया भर की चीजें घूमा है। 40 दिन रुक जाओ यार, केवल 40 दिन, केवल 40 दिन प्लीज, मेरे कहने पे प्लीज। अच्छा, मेरे लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी खुशी के लिए, खुद के लिए। एसडीएम बनोगे भाई साहब, एसडीएम मोटी मोटी बात ही नहीं है यहाँ पे। एसडीएम बन के बैठोगे आप, है ना? प्लीज 40 दिन मेहनत कर लो, केवल 40 दिन। चलो, मस्ती के साथ मेहनत करना है। कमेंट में लिख के जाओ, सर आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। मेरी छींके सही हो कल मैं क्लास में आता हूँ, थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, ठीक है? और आज 26 तारीख है, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन है ना अभी मेरे पास। कवर हो जाएगी आपकी पॉलिटी, क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत सारे सवाल करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? अगर हम 2 घंटे भी क्लास लेंगे तो 10 घंटे की क्लासेस में हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। अभी रुकिए, आप चिंता मत करिए, ठीक है? चलो, आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का डिस्कशन समझ में आया हो, बाकी बहुत सारे सवाल हैं, है ना? देखो, बहुत सारे सवाल हैं, इनको मैं पीडीएफ दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी करना, बाकी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी।
चलो बाकी फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा बारिश वारिश भी होती रहती है, इस वजह से सर्दी जुकाम होते रहते हैं। तो इस समय आपकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगा दो, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।